दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सीटेट एग्जाम जो कि 21 जनवरी 2024 के लिए प्रस्तावित है, इसके लिए बाल विकास यानी सीडीपी का हम ये 10वां वीडियो लेकर आए हैं। बीच बीच में हमने कुछ रिवीजन वीडियो भी दिए हैं, अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो उन सारे वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो में हम आकलन या मूल्यांकन और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा और रचनात्मक मूल्यांकन के बारे में सीटेट 2015 से 2023 तक आए हुए प्रश्नों को हल करेंगे। इस टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न हर बार सीटेट में आता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इस तरीके के प्रश्नों का अभ्यास लगाने के लिए आप हमारी वेबसाइट abhyasclasses.in का ही प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, आकलन करने का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, ऑप्शन है विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति भय पैदा करना। ये गलत है, ध्यान रखना। मैं आपको बता दूं, आकलन करने का उद्देश्य होता है एक तरीके से बच्चों की प्रगति के बारे में जानना और उनमें अगर सीखने में कोई समस्या है उनके सीखने में तो उस समस्या का सुधार करना। ठीक है, तो भय पैदा करना गलत हो गया। अधिगम को अनुकूलतम, अधिगम मतलब सीखना, सीखने को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों को पहचान करना, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, विद्यार्थियों के निष्पादन के अनुसार उन्हें आगे की कक्षा में प्रोन्नत करना। ये उद्देश्य नहीं होता कि उन्हें कक्षा पास करके नेक्स्ट क्लास में आ जाएंगे, बल्कि उद्देश्य है कि उनकी जो कमियां हैं उनको पहचानना और उनमें सुधार करना। ठीक है, तो विद्यार्थियों को श्रेणी देना और ये है, यहाँ से गलत है, में वर्गीकृत करना, यानी कि उन्हें श्रेणी देना और वर्गीकृत करना। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये भी उद्देश्य नहीं है कि उन्हें क्लासिफिकेशन कर दें। ठीक है, तो सही आंसर होगा दूसरा कि अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना। दूसरा क्वेश्चन है, एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को बिना एक दूसरे की तुलना किए निरंतर रूप से समझना चाहती है, उसे किसका इस्तेमाल करना चाहिए? ऑप्शन है रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, मूल्यांकन के अनिरंतर जो रूप है और मानक संदर्भित मूल्यांकन। तो इसका जो सही आंसर है वो है रचनात्मक मूल्यांकन। देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन ही वर्तमान में अवधारणा चल रही है। अगर कहीं इस तरीके का सवाल पूछा जाए तो आप रचनात्मक मूल्यांकन सही आंसर लगाएंगे। रचनात्मक मूल्यांकन में बच्चे की जो जहाँ कमी है, अधिगम में कमी को पहचान की जाती है और साथ ही इसमें सुधार किया जाता है। ठीक है, तो सिर्फ कमी की पहचान ना करने के साथ साथ बल्कि उसका सुधार भी किया जाता है। इस तरीके को रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन निम्न में से किस लिए प्रभावी होता है? ऑप्शन है विद्यार्थियों में असफलता का निरंतर भय पैदा करने में, तो भय आ गया तो ये तो गलत होगा। विद्यार्थियों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करने में, ये भी गलत है। एक दूसरे से तुलना नहीं करनी है विद्यार्थियों की, बल्कि विद्यार्थियों की अधिगम प्रकृति को समझने में, ताकि उन्हें तदनुसार सहायता प्रदान की जा सके। जैसा कि मैंने अभी बताया था, रचनात्मक मूल्यांकन क्या है कि उनकी जो अधिगम प्रगति है, जो प्रोग्रेस है सीखने की, उसको पहचाना जा सके और जहाँ कमी है वहाँ सहायता प्रदान की जा सके। ठीक है, विद्यार्थियों के नामीकरण गलत है, यानी कि लेबलिंग करने में, वर्गीकरण और विशेष विद्यालय के निर्दिष्ट करने के लिए, तो ये गलत है। सही आंसर होगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रचनात्मक आकलन जो है किस प्रकार किया जाना चाहिए? ऑप्शन है मानकीकृत परीक्षणों के समूह का उपयोग करके, एक विशेष शिक्षक द्वारा, ना कि सामान्य शिक्षक द्वारा, नियमित रूप से विद्यार्थियों में सहयोग के साथ, केवल सत्र की शुरुआत यानी जो सेशन शुरू होता है और सेशन के एंड में। तो देखिए, मानकीकृत परीक्षण यानी स्टैंडर्ड परीक्षण गलत है। ठीक है, तो रचनात्मक मूल्यांकन मानकीकृत कोई स्टैंडर्ड आकलन नहीं है, बल्कि जहां कमी हो, ध्यान रखिए, वहां सुधार करना। तो एक विशेष शिक्षक द्वारा, ना कि सामान्य शिक्षक द्वारा, ये भी गलत है। ये तो सामान्य शिक्षक द्वारा भी किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए दूसरा गलत। नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ सहयोग करना, ये सही है, जैसा कि मैंने अभी बताया। केवल सत्र की शुरुआत में, अंत में करना, ये गलत है। लगातार और नियमित
आकलन करना है, ठीक है। और आकलन नहीं करना है बल्कि विद्यार्थियों के साथ सहयोग करना है, ठीक है। तो ऑप्शन तीसरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। विद्यार्थियों का नामीकरण यानी लेबलिंग करना गलत है, जैसा कि पिछले प्रश्न में भी गलत था। समान योग्यता आधारित विद्यार्थियों का समूहीकरण, ये भी गलत है। ना तो वर्गीकरण, ना समूहीकरण, ना नामीकरण, ध्यान रख लीजिए इसके लिए। विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझना, प्रोग्रेस को समझना बिल्कुल सही है, ठीक है। कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों का अवरोधन यानी उन्हें रोकना, ये गलत है, ठीक है। कम अंक अगर विद्यार्थी पा रहा है तो आपको उनकी बात को समझना है कि कहाँ प्रॉब्लम है और उसमें फिर सहयोग करना है वहाँ इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो तीसरा आंसर हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मूल्यांकन की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को शामिल करके मूल्यांकन की प्रकृति में किस प्रकार का बदलाव आता है, ठीक है। मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है उसमें विद्यार्थियों को शामिल करके बताना है आपको मूल्यांकन की प्रकृति, जो नेचर है, किस प्रकार का बदलाव आता है। ऑप्शन है अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम के लिए मूल्यांकन हो जाता है। सही बात है कि जो अधिगम का मूल्यांकन है यानी हम सीखने का मूल्यांकन कर रहे थे, अब यहाँ पे हो जाता है जब बच्चों को शामिल किया जाता है सीखने के लिए मूल्यांकन, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन में बदल जाता है, गलत। योगात्मक मूल्यांकन तो अब करना ही नहीं है, ठीक है। व्यापक मूल्यांकन अध्यापक मूल्यांकन में बदल जाता है, गलत। सतत मूल्यांकन असतत मूल्यांकन में बदल जाता है, ये भी गलत है। तो सही आंसर होगा पहला। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। प्रदर्शन के आधार पर विद्यार्थियों का नामीकरण करना, गलत, जैसा कि हमने बताया था। माता पिता को उनके बच्चे की शिकायत करना कि वह क्या करने में सक्षम है, ये भी गलत है, ठीक है। और विद्यार्थियों में तुलना करना, हमने बताया था तुलना करना, पदानुक्रम, समूहीकरण, नामीकरण, ये सारे गलत होंगे। बच्चों से शिकायत करना, उन्हें सीखने से रोकना, क्लास में सिर्फ प्रोग्रेस देना, ये सब गलत है। बल्कि सही आंसर क्या है, अधिगम में जहाँ कमी है उनमें हेल्प करना और प्रोग्रेस को समझना। तो सही आंसर चौथा होगा, विद्यार्थियों द्वारा अधिगम प्रक्रिया में महसूस की जाने वाली चुनौतियों और उनके समर्थ को समझना, ठीक है। उनकी सामर्थ्य होगा, यहाँ पे समर्थ लिखा है, सामर्थ्य यानी कि उनकी कैपेसिटी को समझना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है कि अधिगम के लिए मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए। ऑप्शन है संदर्भित, मानकीकृत, मानदंड संदर्भित, अध्यापक अभिमुखी। तो जो इसका सही आंसर है वो है संदर्भित। जो जिसके बारे में हम मूल्यांकन कर रहे हैं उसी कॉन्टेक्स्ट में मूल्यांकन होना चाहिए, ठीक है, उसी संदर्भ में मूल्यांकन होना चाहिए। तो सही आंसर होगा 8वां। ध्यान रखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन सीटेट में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और इन्हें इस बार सीटेट में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। संभावना नहीं बल्कि 100% इनमें से सीटेट में सवाल जरूर पूछा जाएगा। तो 1 से 2 सवाल जरूर आएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन है, अधिगम हेतु मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए। ऑप्शन है परीक्षा केंद्रित, मानदंड संदर्भित, रचनात्मक, मानकीकृत। तो मैंने अभी बार बार बताया मूल्यांकन रचनात्मक होना चाहिए, रचनात्मक मूल्यांकन, ठीक है। या तो ये ऑप्शन मिले आपके लिए या मिलना चाहिए CCE, ठीक है, यानी कि निरंतर, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना, गलत है, बार बार बताया है अभी। विद्यार्थियों में असफलता का डर पैदा करना, ये भी गलत हो गया। विद्यार्थियों को असफल के रूप में वर्गीकृत करना, ये भी गलत हो गया, ठीक है। अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की प्रगति और चुनौतियों को समझना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 11 नंबर है, अधिगम हेतु मूल्यांकन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब बताना है कौन सा नॉट करेक्ट, ठीक है। मूल्यांकन व्यापक होना चाहिए, मूल्यांकन सतत होना चाहिए, दोनों सही है, ठीक है। मूल्यांकन मानकीकृत परीक्षणों द्वारा होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड मानक बनाए जाने चाहिए, उसके अनुसार होना चाहिए, ठीक है, ये भी सही है। विद्यार्थियों द्वारा श्रम मूल्यांकन, ठीक है, अधिगम हेतु मूल्यांकन का हिस्सा होना चाहिए, ठीक है। तो जो ये वाला जो आंसर है वो यहाँ पर गलत होगा, ठीक है। श्रम मूल्यांकन अधिगम हेतु मूल्यांकन का हिस्सा तो होना चाहिए, ठीक है, लेकिन सब कुछ इसी पे निर्भर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मूल्यांकन को अधिगम के लिए मूल्यांकन
मूल्यांकन को अधिगम के लिए मूल्यांकन, जो कि अभी पहले एक प्रश्न आया था, जब बच्चे को शामिल किया जाता है तो अधिगम का मूल्यांकन ना होके अधिगम के लिए मूल्यांकन होता है, ठीक है, यानी सीखने के लिए मूल्यांकन। तो सीखने के लिए मूल्यांकन रूप में इस्तेमाल करने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन है मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में करें, मूल्यांकन आधा पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद मूल्यांकन करें, सत्र के अंत में ही मूल्यांकन करें, सत्र के शुरू में मूल्यांकन करें। देखिए सारे गलत हैं, जैसा कि पिछले एक ऑप्शन में था सत्र के अंत या शुरू में मूल्यांकन गलत, पाठ्यक्रम आधा होने पर हाफरली जैसे एग्जाम ये भी गलत। बल्कि जरूरी है कि मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में करें, ठीक है, जैसा कि सीसीई है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। मूल्यांकन व्यापक रूप से होना चाहिए, ठीक है, हर एस्पेक्ट का होना चाहिए, बट लगातार होना चाहिए, और जो उसमें कमियां हैं उनका तुरंत निराकरण भी होना चाहिए, उनमें सुधार होना चाहिए, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है रचनात्मक मूल्यांकन सत्र के अंत में किया जाता है, गलत। हम बार बार बता रहे हैं, अंत और शुरू से कोई मतलब नहीं, केवल मानकीकृत परीक्षणों के माध्यम केवल आ गया, ठीक है, तो ये भी गलत है। केवल स्टैंडर्डाइज नहीं, परीक्षण तो कहीं भी मूल्यांकन किया जा सकता है, ठीक है। समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, बिल्कुल सही है, केवल एक विशिष्ट शिक्षक द्वारा किया जाता है। एक ऑप्शन था इस तरीके का, आप ध्यान कीजिए, तो विशिष्ट शिक्षक नहीं, सामान्य शिक्षक द्वारा भी किया जाता है। तो सही आंसर होगा इसका कि समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, ठीक है। 14 क्वेश्चन देखिए, आकलन का जो मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन है विद्यार्थियों के अंकों की व्यापकता का पता लगाना, सिर्फ न्यूमेरिसी से मतलब नहीं है, बल्कि व्यापक हर एस्पेक्ट का होना चाहिए। विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति के समझ बनाना, ठीक है, यानी विद्यार्थियों की जो सीखने की प्रगति है उसके प्रति समझ बनाना, ठीक है, उसकी प्रोग्रेस है, जो लर्निंग प्रोग्रेस है उसके प्रति समझ बनाना, ये सही है। संभाव्य असफल और सफल विद्यार्थियों की पहचान करना, ये गलत हो गया, ठीक है, और विद्यार्थियों को ग्रेड देना ये गलत है। यहाँ सफलता और असफलता का मानक नहीं है, बल्कि जो कमी है उसमें सुधार होना चाहिए, ठीक है, तो ये होना चाहिए, तो दूसरा आंसर इसका सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों के भय और तनाव का संचार हो, तो ये गलत, ठीक है, इससे विद्यार्थियों शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त होता हो, तो ये बिल्कुल सही है। ये केवल एक वर्ष के अंत में हो, फिर वही बात आ गई, तो गलत है। विद्यार्थियों की उपलब्धि में अंतर के लिए तुलनात्मक, तो ये विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं है, ये ऑप्शन में पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। तो इससे विद्यार्थियों शिक्षकों को एक फीडबैक मिलना चाहिए और उन्हें ये पता चलना चाहिए कि जो कमी है उसमें सुधार हो रहा है और नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन दूसरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, आकलन जो है कि बच्चों के नामीकरण करने वर्गीकरण करने की एक अच्छी रणनीति है, गलत है। मैं बार बार बता रहा हूँ, बच्चों के लेबलिंग करना, क्लासिफिकेशन करना, ये गलत है। बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को बढ़ावा देता है, ये भी कुछ हद तक है, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से ये गलत होगा, जैसे कि तुलना करना या प्रतियोगितात्मक भावना को बढ़ावा देना। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव बढ़ाना है, गलत है। आकलन ऐसा होना ही नहीं चाहिए जिसमें तनाव बच्चे में बढ़े या दबाव बढ़े, ग्रेडिंग सिस्टम हो, ठीक है, ये सारी बातें बार बार डिस्कस की जा रही हैं, तो मैं आशा करता हूं आपको से प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सीखने में सुधार का ये एक तरीका है, तो ये आंसर आपका चौथा सही होगा। आशा करता हूं बिल्कुल आपको से प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बार बार इसी तरीके के ऑप्शंस रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो 17 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, ये बताना है। सीसीई से कौन सा संबंधित नहीं है? सीसीई मतलब कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन। इसे भारत के शिक्षा और अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। ये विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धियों पर आधारित है। ये बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी। ये नहीं वाला पूछा था तो यही चौथा होगा, क्योंकि ये बच्चे को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी नहीं है, बल्कि जहाँ कमी है उसमें सुधार करने में उपयोगी हो, ठीक है। तो ये नहीं बताता है कि बच्चा खराब है, ठीक है, तो इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और नहीं है वही पूछा था, ठीक है। तो बाकी सारे आंसर सही है।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन के आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? तो भाषा आकलन के लिए सर्वाधिक महत्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लैंग्वेज वाले सेक्शन में भी पूछा जा सकता है। जांच सूची, प्रश्नावली, पोर्टफोलियो, लिखित परीक्षा। सही आंसर है पोर्टफोलियो। ठीक है, पोर्टफोलियो बच्चे का एक समग्र व्यवहार व्यक्तित्व होता है, तो यही उसके भाषा आकलन में सबसे महत्वपूर्ण होता है। 19 नंबर है कि मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, केवल नंबरों के संदर्भ में रखना चाहिए। देखो ये गलत हो गया, नंबर सिर्फ न्यूमेरिसी से संबंधित नहीं है बल्कि व्यापक रूप से होना चाहिए। बच्चे के विकास के सभी पहलुओं को, कम से कम मैक्सिमम पहलुओं को तो कवर करना ही चाहिए मूल्यांकन को। वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, ये भी गलत है। ना तो ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक अलग गतिविधि के रूप में होना चाहिए, गलत। एक अलग गतिविधि नहीं होनी चाहिए बल्कि हम जो पढ़ रहे हैं उसी के साथ साथ मूल्यांकन हो। ऐसा मूल्यांकन हो जो बच्चा सीख रहा है, पढ़ रहा है, उसी के साथ साथ इवैल्यूएशन होता जाए। तो क्या है, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। तो पहला आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, सतत और व्यापक मूल्यांकन को क्या मायने हैं? इसके जो सीसीई है इसके क्या मायने हैं? विद्यार्थियों की एक दूसरे से तुलना करना, बार बार बता चुका हूं, गलत होगा। बच्चों के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना है। तो ठीक है, निरंतर सभी गतिविधि और सभी पहलुओं को शामिल करना, तो ये आंसर सही होगा। केवल शैक्षिक गतिविधि, तो ये गलत हो गया, के आधार पर बच्चों के प्रदर्शन का मूल्यांकन। सिर्फ शैक्षिक नहीं, शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों गतिविधि, ठीक है, क्योंकि ये व्यापक मूल्यांकन है। साल के अंत में बच्चों का मूल्यांकन करना, जैसा मैं बता चुका हूं, ये लगातार होने वाला मूल्यांकन है, ना कि एक सेशन में, एक लास्ट के सेशन के लास्ट में, सेशन के शुरू में, ईयर के लास्ट में, ईयर के शुरू में, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर होगा दूसरा। 21 है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, समग्र का मतलब व्यापक ही है, में क्या शामिल है? केवल संरचनात्मक आकलन, केवल संकलनात्मक आकलन, ना तो संरचनात्मक ना कि संकलनात्मक आकलन, विभिन्न प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। तो यही आंसर सही है कि ये समग्र, क्योंकि ये समग्र और व्यापक मूल्यांकन है, तो संरचनात्मक और संकलनात्मक सभी तरीके के इसमें आकलन सम्मिलित है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? ऑप्शन है, यानी पूछना है कौन सा रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, अवलोकन, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो यही है कि विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। बार बार मैं कह रहा हूँ, ये बच्चों की ना तो सफलता, असफलता, ग्रेडिंग, क्लासिफिकेशन, नामीकरण, समूहीकरण, इन सब से कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, बल्कि क्या है, ये जहां बच्चे में जो प्रोग्रेस है, लर्निंग प्रोग्रेस है, एक तरीके से अधिगम प्रगति है, उसमें जहां कमी है उस कमी को दूर कर तुरंत सुधार करना। ठीक है, ये होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है? बोर्ड परीक्षा की आवश्यकताओं पर, बिल्कुल गलत है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, बिल्कुल निरंतर और व्यापक स्केल पर। ठीक है, और सीखने को किसके लिए? सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर निरंतर परीक्षण होना चाहिए। सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, गलत। ठीक है, ये कुछ हद तक है किस प्रकार, लेकिन इसमें व्यापक एक तरीके से सारी चीजें कवर नहीं हुई। शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य, गलत है। दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 24, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में सतत शब्द किसके अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है? ऑप्शन है, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत, एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक क्रियाओं का सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर का, और सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। तो जो सही आंसर है वो है पहला, कि ये जो है सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में सतत जो शब्द किसके अलावा, तो जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत के अलावा, ठीक है, निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। तो ध्यान रखना है, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत। ऑप्शन है 25, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। ये तो बहुत सारे लोग या बोर्ड परीक्षा द्वारा गलत, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, सीसीई द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा, लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा, सारे गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का क्या तात्पर्य है। ठीक है, सभी विषयों का मूल्यांकन, सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्षेत्र का मूल्यांकन, सिर्फ एजुकेशन नहीं, एजुकेशन से संबंधित जो भी एक्टिविटी हैं, चाहे खेल हो, चाहे वो कविता सुनाना हो, जो भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं स्कूल में, उन सबका साथ साथ मूल्यांकन होना चाहिए। ठीक है, तो यही मतलब है। और पीछे भी हमने एक ऑप्शन में डिस्कस किया था कि शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन व्यापक के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है। मौखिक परीक्षा, शस्त्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खेल, दत्त कार्य। तो इसका सही आंसर है शस्त्र परीक्षा। जैसे कि मैंने कहा, जो टेस्ट शो हैं एक तरीके से जो सेशन टेस्ट हैं उसके लिए इसमें मना किया गया है। आप ओरली, ठीक है, मौखिक परीक्षा हो सकती है प्रश्नोत्तरी और खेल के साथ में, दत्त कार्य यानी कि असाइनमेंट या गृह कार्य। ठीक है, तो ये सारे सही हैं, जो सही नहीं है वो दूसरा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कोई भी आपसे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, आकलन या इवैल्यूएशन का कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे गलत नहीं होगा। कोई आपके पास क्यूरी हो, कुछ पूछना हो तो हमें कमेंट कर जरूर कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।